28 मार्च राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 28 मार्च राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 28 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो राजनीतिक विज्ञान के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 28 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स से वो आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको 28 मार्च राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको नामांक है, जो रोल नंबर है उसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है आपके, और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये आपके पेपर है जो 28 मार्च को होने वाला है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट में राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये आपके पेपर होने वाला है। अगर आप भी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 28 मार्च को पूरे 80 मार्क्स लाना चाहते हैं, पूरे 80 मार्क्स अगर आपको फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, जो रोल नंबर है वो जरूर लिखे। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ में लिखना है। तो सारे निर्देश आपको फॉलो करना है। और इस वीडियो के अंदर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया है। और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर बुक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, और बे ऑप्शन में है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, और स ऑप्शन में दे रखा है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, और स ऑप्शन में दे रखा है त्रिध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो गठन है वो कब हुआ। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 1955, बे ऑप्शन में दे रखा है 1956, और स ऑप्शन में दे रखा है 1957, और द ऑप्शन में दे रखा है 1958। तो जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका गठन है वो कब हुआ था। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष में हुआ। तो बांग्लादेश है उसका निर्माण है वो किस वर्ष में हुआ, वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है 1971, बे ऑप्शन में है 1972, और स ऑप्शन में है 1973, और द ऑप्शन है 1974। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई। तो ए ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र संघ, और बे ऑप्शन में दे रखा है दक्षिण एशियाई संगठन, और स ऑप्शन में है आसियान,
और द ऑप्शन में है यूरोपीय संघ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4 वर्ष के लिए, और बे ऑप्शन में दे रखा है 5 वर्ष के लिए, और स ऑप्शन में दे रखा है 2 वर्ष के लिए, और द ऑप्शन में दे रखा है 3 वर्ष के लिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आतंकवादियों ने कब हमला किया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 12 सितंबर 2011, और बे ऑप्शन है 11 सितंबर 2001, और स ऑप्शन है 11 सितंबर 2012, और द ऑप्शन है 14 सितंबर 2009। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सन 2001 में, और बे ऑप्शन है सन 2002 में, और स ऑप्शन है सन 2003 में, और द ऑप्शन है सन 2004 में। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक ब्राजील के किस शहर में हुई। तो ए ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, और बे ऑप्शन है साओ पाउलो, और स ऑप्शन है पार्टो अल्गेरे, और द ऑप्शन है साल्वेडर। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि वर्ष 2000 में भारत में कौन से 3 नए राज्य बने। तो ए ऑप्शन में दे रखा है तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय, और बे ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और स ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, मिजोरम और पंजाब, और द ऑप्शन में है उत्तराखंड, झारखंड और मेघालय। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके निम्न में से दक्षिणपंथी विचारधारा के पक्ष में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है केवल सरकार ही अर्थव्यवस्था संभाल सकती है, और बे ऑप्शन है सरकार के जरिए केवल पिछड़ों को लाभ मिले, और स ऑप्शन है सरकार का अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप न हो, और द ऑप्शन है सरकारी नीतियों का समर्थन। तो 4 विकल्प मिले हैं आपको। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। तो ए ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बे ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, और स ऑप्शन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और द ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो ए ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, बे ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री, और स ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, और द ऑप्शन में है चरण सिंह। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में आपातकाल के समय कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया। तो ए ऑप्शन में है 41वां, बे ऑप्शन में है 43वां, स ऑप्शन में है 42वां, और द ऑप्शन में है 44वां। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है मिजो नेशनल फ्रंट के जो संस्थापक है वो कौन थे। तो ए ऑप्शन में है लालडेंगा, और बे ऑप्शन में है अंगमी जाप्पू फिजो, और स ऑप्शन में है यहाँ पर रामास्वामी, और द ऑप्शन में है मास्टर तारा सिंह। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। तो ए ऑप्शन में 1988, बे ऑप्शन है 1989, स ऑप्शन है 1990, और द ऑप्शन है 1991। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 1917 में जनता ने अपनी संस्कृति की सांझ संभाल करने के लिए रिक्त स्थान दे रखा है गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है।
दूसरा प्रश्न है कि 18वां दक्षेश सम्मेलन में हुआ, तो यहाँ पर स्थान आपको बताना। देखिए यहाँ पर दे रखा है स्थान, तो कौन से स्थान में हुआ, वो स्थान का नाम आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है मानवाधिकार को कुल कोटियों में रखा गया, तो कितनी कोटियों में रखा गया, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि संचार विचार वस्तु संस्कृति का आदान प्रदान विश्व में के कारण आसान हुआ, तो किसके कारण आसान हुआ, तो ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। 5वां प्रश्न है भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर कौन सा भाग है, उस भाग का नाम लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है योजना आयोग की स्थापना सन में हुई, तो योजना आयोग की जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता है वो कब हुआ था, यानी किस सन में हुआ था, उस सन का नाम आपको बताना है, कौन से सन में हुआ था, और रिक्त स्थान में लिखना है। तीसरा प्रश्न दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखा है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं, और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो इसमें हम बात करें, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है आपके कि श्रीलंका में तमिल इल्लम की क्या मांग है, तो श्रीलंका में तमिल इल्लम की क्या मांग थी, वो आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम बताइए, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम आपको देना है। और तीसरा प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि एक शब्द में आपको देना है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें कब शामिल हुआ। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, कोई 2 लिखिए, तो कोई 2 तरीके आपको बताने हैं, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि आपके मतानुसार विश्व में बढ़ते पर्यावरण के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, कोई 2 सुझाव दीजिए। और प्रश्न संख्या 6 है कि वैश्विक संपदा का अर्थ बताइए, तो वैश्विक संपदा है उसका अर्थ है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 दे रखा है वैश्वीकरण से विश्व पटल पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, कोई एक सकारात्मक प्रभाव आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है रजवाड़े से क्या अभिप्राय है, रजवाड़ा क्या होता है उससे आपका क्या अभिप्राय है। और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका मूल उद्देश्य क्या था, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उस कौन से स्टेट में सक्रिय है, एक्टिव है, कौन से राज्य में सक्रिय है, वो आपको बतानी है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपको, यानी सेक्शन बी दिया गया है आपको, और सेक्शन बी के अंदर सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक हैं, और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर की जो लिमिट है वो है 50 वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आसियान की स्थापना में कितने देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, नाम लिखिए, तो कोई 4 के नाम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता है, आप कोई 2 सुझाव दीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, कोई 2 तरीके आपको लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 दे रखा है आपके कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल है उसका गठन कब हुआ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत विभाजन के किन्हीं 2 परिणामों को लिखिए, तो भारत विभाजन है उसके कोई 2 परिणाम है वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 9 दे रखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना के कोई 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसके कोई 2 मुख्य जो उद्देश्य हैं, 2 जो प्लान हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कांग्रेस में सिंडिकेट प्रणाली है वो क्या थी, तो कांग्रेस में जो सिंडिकेट प्रणाली थी वो क्या थी,
उसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 दे रखा है आपके कि प्रीवी प्रेस से क्या अभिप्राय है। तो प्रीवी प्रेस क्या होता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपातकाल के पश्चात भारत की राजनीति में आए 2 प्रमुख बदलावों को लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया था, क्या डिसीजन दिया गया था, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी हमें लगातार रखनी होगी, इस कथन के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके मतानुसार मिलीजुली सरकार के दुष्परिणाम अधिक है, लोकतंत्र को मस्तिष्क में रखते हुए कोई 2 दुष्परिणाम है, वो आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन सी आपको दे रखा है, खंड से दे रखा है आपको। और सेक्शन सी में आपके सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको 100 शब्दों में देने हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर की जो लिमिट है वो आपके 100 वर्ड है, यानी 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर्थिक क्षेत्र में आसियान की भूमिका है, उस पर संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि चीन की आर्थिक नीतियों को संक्षेप में लिखिए। तो चीन की जो आर्थिक नीतियां हैं उनको आपको संक्षेप में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को संक्षेप में लिखिए। तो नेपाल में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसको आपको संक्षेप में बताना है। और अथवा में प्रश्न है पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सत्ता ने सदैव चुनौतियों का सामना किया, पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट है उसको संक्षेप में आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि आर्थिक वैश्वीकरण की व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक वैश्वीकरण है उसकी आपको व्याख्या करनी है। और अथवा में प्रश्न है वैश्वीकरण का संपूर्ण विश्व में विरोध हो रहा है, इस कथन के पक्ष में अपने जो विचार हैं, अपने मत हैं, वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि भारत में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा है, यानी भारत है उसमें जो क्षेत्रीय दल है उनका महत्व है वो बढ़ गया है, कोई 3 कारण आपको देने हैं। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि भारत की जो बहुदलीय व्यवस्था है उस पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत की जो बहुदलीय व्यवस्था है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में खंड दे रखा है आपको, सेक्शन डी दिया गया है। और सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक प्रश्न हैं, सभी क्वेश्चंस इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको 250 शब्दों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि सोवियत संघ के विघटन से भारत रूस के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, और अपना मत प्रकट करते हुए विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बदले राजनीतिक परिदृश्य पर अपने विचार हैं, अपने मत हैं, वो आपको स्पष्ट करने हैं। प्रश्न संख्या 21 है भारत और तिब्बत के संबंधों की विस्तृत विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि चीन ने सदैव भारत की उन्नति में अवरोध उत्पन्न किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गोवा यानी दमन दीव, और उसके बाद में 4 नंबर है लक्षद्वीप। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है असम, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है त्रिपुरा, और 4 नंबर है मणिपुर। तो प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो 28 मार्च को राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं, वो आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।